हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में बात की थी हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। आज हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले समाज के में कुछ नियम बने हैं, आदर्श बने हैं, मानक बने हैं। उसके अनुसार व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है, उसको हम नैतिक विकास कहते हैं। शुरू में तो व्यक्ति को इस अपने जो स्वतंत्रता है उसको नियंत्रित करने में कठिनाई आती, क्योंकि समाज के नियम आदर्श को वो ठीक से समझ नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज के नियम आदर्श और मानकों को मानने लग जाता है तो अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए हैबिचुअल हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। नैतिक विकास को जानने के लिए व्यक्ति के सामने कोई दुविधा रखी जाती है, सिचुएशन रखी जाती है। उस दुविधा से निकलने के लिए वो अपने नैतिक तर्क का इस्तेमाल करता है, अपनी नैतिक सोच का इस्तेमाल करता है और उसका नैतिक विकास होता है। अब बात करेंगे हम मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सबसे बढ़िया थ्योरी है वो है कोलबर्ग की। इन्होंने 10 से 16 साल के लड़कों के सामने एक सिचुएशन रखी और उस सिचुएशन में उन्होंने उनके सामने एक कहानी प्रस्तुत की। उस कहानी के बेस पर उन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया हुआ है। वो कहानी क्या थी, उन्होंने बच्चों को सुनाई। एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी और वो दवाई लेने जाता। उस दवाई की जो कीमत है मार्केट में 600 रुपये थी। तो वो दवाई लेने जाता है, लेकिन उस दवाई की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई उसकी कम है, तो ब्लैकिंग हो रही है मार्केट में, उसकी ब्लैक में आ रही है वो दवाई। तो वो जाता है तो उसको के पास है $1000, लेकिन उसकी कीमत जो है ब्लैक होने के कारण दवाई $2000 में मिल रही है। अब उन्होंने बच्चों को ये कहानी सुनाई कि उसको के पास है $1000 लेकिन दवाई मिल रही है $2000 की। अब वो हिंज क्या करता है, उसके सामने सिचुएशन ये है कि वो या तो अपनी पत्नी को मरने दे या दवाई को किसी भी ना किसी तरह से प्राप्त करके अपनी वाइफ की जान बचा ले। तो दुकान में जाता है, रात के समय में चोरी करता है और दवाई लेके अपनी वाइफ की जान बचाता है। ये कहानी जब उन्होंने बच्चों को सुनाई और उसको सुनाने के बाद बच्चों की जो उन्होंने राय ली, बच्चों के जो आंसर आ रहे, उस राय के आधार पर उन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया है। उन्होंने इस थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेज में बात कर रखी कि किस उम्र का बच्चा अपनी जो नैतिक दुविधा की सिचुएशन में कैसे बात करता है। सबसे पहली जो हमारी लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसकी उम्र उन्होंने बताई है 0 से 9 साल तक। इसका जो पहली स्टेज है यह पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है कि घर वाले उसे डांटेंगे, मारेंगे अगर तूने ये कार्य नहीं किया तो इसमें पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन हमारी पहली स्टेज। इसमें दंड से बचने के लिए वो नैतिकता के कार्य करता है। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन, इसको गिव एंड टेक भी कहा गया। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे के मम्मी या पापा ने बोल दिया कि बेटा दुकान से जाके सामान लेके आना, तो वो बोलता है मम्मी मेरे को 100 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो ही मैं ये कार्य करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हमारा जो दूसरा लेवल है वो कन्वेंशनल लेवल। इसमें 9 से 12 साल तक की उम्र होती है। इसमें अगर बच्चे को कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो आराम से कर देता है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग जा रहा है, बुजुर्ग बोलता है कि बच्चों मेरी हेल्प कर दीजिए मेरे सामान को घर तक पहुंचाने के लिए, तो वो आराम से मान जाता है और उसकी हेल्प करता है। इसके जो हमारी 2 स्टेजेज हैं, इसमें 3rd और 4th इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन, इसको नाइस बॉय नाइस गर्ल की स्टेज भी कहा गया है। चौथी हमारी अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा समाज में अपनी, जैसे कि उसके पेरेंट्स है, उसके शिक्षक है, उसके फ्रेंड्स है, उसमें अपनी एक अलग पहचान पाने के लिए कार्य करता है। अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इसमें जो समाज के नियम है वो सर्वोपरि है, उनके खिलाफ बच्चा नहीं जाता है, उन्हीं को यूनिवर्सल वो मानता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये तीसरा लेवल है, ये 12 साल से अधिक के लिए होता है। इसमें जो हमारी 5वीं जो स्टेज है वो है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें माना जाता है कि जो समाज में जो नियम बने हैं और मेजोरिटी उसको बदलने के लिए तत्पर है तो हम उसको बदल सकते हैं। मेजोरिटी प्रभावित करती है हमारे नैतिक समाज के जो नैतिक नियम हैं उनको। हमारा छठा पॉइंट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन।
इसमें जो बच्चे का जो नैतिक निर्णय है वो उसके अंतर आत्मा पर निर्धारित होता है। वो अपनी ही बात मानेगा, वो किसी की नहीं मानेगा। बच्चा इसमें मानता है कि किसी को बचाने के लिए अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठ नहीं है, वो 100 सच के बराबर है। देखिए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में जो हमारे 3 लेवल हैं, इनमें जो हमारा मोटिवेशन और कंट्रोल है वो कैसे कार्य करता है। प्री कन्वेंशनल लेवल में मोटिवेशन बाहरी रूप से होता है और कंट्रोल भी बाहरी रूप से, दूसरे ही हमें मोटिवेट करते हैं, दूसरे ही हमें कंट्रोल करते हैं। कन्वेंशनल लेवल में जो हमारा मोटिवेशन होता है आंतरिक रूप से, खुद हमारे अंदर से मोटिवेट होते हैं, हम अभिप्रेरित होते हैं। लेकिन कंट्रोल हमें दूसरे ही करते हैं, हमारे माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, अन्य हो गए। और पोस्ट कन्वेंशन लेवल है, इसमें जो हमारा मोटिवेशन है वो आंतरिक होता है और कंट्रोल भी आंतरिक होता है। जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर से ही जागृत होता है और कंट्रोल हमें दूसरे नहीं कर पाते। इस उम्र में आने के बाद हम खुद के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। देखिए जो हमारे 3 लेवल और उसकी 6 स्टेजेज हैं, उसमें जो कोलबर्ग ने बच्चों से आंसर लिए हेंज की कहानी के आधार पर, किसने सही माना उसको, किसने गलत माना, उसके बारे में बात करें। पहली स्टेज में बच्चों ने उसे गलत माना है, क्योंकि ये है पनिशमेंट ओरिएंटेशन वाली स्टेज, क्योंकि अगर कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बच्चों को दंड मिलेगा, इसलिए उन्होंने गलत माना। दूसरी स्टेज है हमारी गिव एंड टेक की स्टेज, इसमें कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था तो इसीलिए बच्चों ने उसको गलत माना है। जो हमारी तीसरी स्टेज है वो नाइस बॉय नाइस गर्ल की, इसीलिए इसमें माना गया है कि चोरी करना जो वो है पाप है। चौथी स्टेज हमारी, इसमें भी इसको गलत माना गया है, क्योंकि जो समाज का जो नियम है वो सर्वोपरि माना गया और समाज में चोर लोगों के लिए जगह नहीं है, इसीलिए इस स्टेज में भी चोरी करने को गलत माना गया। जो हमारी 5वीं स्टेज है, इसमें इसको ठीक माना गया है, क्योंकि ये हमारी जो 5वीं स्टेज है ये कहती है कि समाज में अगर नैतिक नियम हमें चेंज करना है और मेजोरिटी उसके साथ है किसी नियम को चेंज करने के लिए, तो हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे, इसलिए ये ठीक है। और जो हमारी छठी स्टेज है, इसमें माना गया है, बच्चा इसमें मानता है कि इसमें भी इसको ठीक मानता है। वो क्यों मानता है? क्योंकि बच्चे का ये मानना कि अगर निर्दोष को बचाने के लिए, अगर किसी को बचाने के लिए कोई चोरी की गई हो तो चोरी नहीं है, इसलिए इसमें इसको सही माना उन्होंने। देखिए कोलबर्ग का क्या मानना था कि बच्चों का जो नैतिक विकास है उनकी अवस्थाओं के आधार पर होता है, कार्यों के आधार पर नहीं। यानी कि बच्चा अगर पहली स्टेज में है और वो कोई कार्य कर रहा है, उसका सिस्टम अलग होगा, लेकिन अलग स्टेज में जाके वो उसी कार्य को गलत मानने लग जाता है जो उसको पहली स्टेज में वो सही मान रहा था। जो दूसरी स्टेज में वो सही मान रहा है, वो तीसरी स्टेज में जाके उसको गलत मानने लग जाता है। ये कहना था कोलबर्ग का। देखिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने। किन किन बेसिस के आधार पर की थी? सबसे पहले तो जो ये थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, इसमें केवल और केवल लड़कों की बात की गई है, लड़कों का नैतिक तर्क लिया गया है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया कि इसमें केवल और केवल लड़कों की बात की गई है, लड़कियों का नैतिक तर्क नहीं लिया गया, क्योंकि जो लड़कियों की जो स्वतंत्रता होती है उसको कुछ ज्यादा ही नियंत्रित रखती है, ये बात कही गई थी। दूसरी इसकी आलोचना की गई थी कि केवल और केवल यूरोपियन कल्चर पर बेस्ड था, इसमें इंडियन या कोई अन्य कल्चर शामिल नहीं किया गया, उन कल्चर के जो बच्चे हैं उनसे सवाल जवाब नहीं किए गए हैं। देखिए मोरल डेवलपमेंट की जो एक थ्योरी है वो दी थी जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की सबसे पहले थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एमसीडी के 2017 वाले पेपर में पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय, उसमें कोलबर्ग ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें जीन पियाजे ऑप्शन में था, तो ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें उन्होंने 2 स्टेजेस के बारे में बात करी है, हेटेरोनोमस मोरलिटी और ऑटोनोमस मोरलिटी। हेटेरोनोमस जो मोरलिटी है वो 2 से 8 साल तक के बच्चों के लिए और ऑटोनोमस 9 से 11 साल तक। हेटेरोनोमस मोरलिटी को प्रेशर मोरलिटी भी बोला गया है। इसमें बच्चा मानता कि समाज में कुछ नियम बने हुए वो फिक्स है, उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारी हेटेरोनोमस मोरलिटी। ऑटोनोमस मोरलिटी में बच्चा मानता कि जो समाज में नियम बने हुए उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। इसमें बच्चा समान न्याय पर जोर देता है, वो मानता है कि अगर 2 बंदों के बीच में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया, तो जिसने सिर फोड़ा है उसको तो दंड मिलना चाहिए और जिसका नुकसान हुआ है उसको आर्थिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए जिसने उसका नुकसान किया है।